नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे मेंस के 3 नंबर के क्वेश्चन, जो कि हैं संबंधित किससे, इतिहास के परिचय से। इतिहास की व्याख्या करेंगे, साथ में इतिहास में जो मुख्य पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और शुरुआती जो अवशेष हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम उसके स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि ये पीएससी के 2019 और 2020 के पैटर्न दोनों से ही समानता रखते हैं। आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी हैं अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस चीज़ का ध्यान बहुत अधिक आवश्यक है कि यह सभी पॉइंट अपने आप में प्री के फैक्ट हैं, तो इस चीज़ को भूलने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा कि यह बहुत ही आसान है। तो आइए चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम प्रारंभिक परिचय पढ़ेंगे इतिहास को, कि इतिहास क्या है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है अतीत। अतीत अर्थात पुरातन काल में या भूतकाल में घटित होने वाली कोई भी ऐसी घटना जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह साक्ष्य किसी भी तरीके से हो सकते हैं। यह लिखित रूप में हो सकते हैं, ग्रंथों के रूप में हो सकते हैं, यह मुहरों के रूप में हो सकते हैं, यह मूर्तियों के रूप में भी उपलब्ध हो सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कई भी तरीक़ों से हो सकते हैं, जैसे पुरातन काल में मृदभांडों में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए। तो इस तरह अतीत अर्थात इतिहास के बारे में हमने प्रारंभिक परिचय पढ़ा है। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो प्राचीन में सर्वप्रथम टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहाँ पर मानव के रहने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, परंतु इनके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके हैं, है ना। ये सब प्री के हैं कि भाई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल में। ऐसे ही आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल तो ये है कि जिसमें लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, यही आद्य ऐतिहासिक काल है। इसके बाद हम आते हैं पाषाण युग में। पाषाण युग क्यों कहा जाता है, अगर हम देखा जाए तो मानव के साथ ही जुड़ी हुई घटनाएं ही इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। पाषाण युग का अर्थ है मानव ने पत्थरों द्वारा अपनी जीविका का निर्वहन किया था, अर्थात मानव की जीविका का प्रमुख आधार पत्थरों पर केंद्रित था। वह शिकार, मनोरंजन किसी भी साधन से हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फलक संस्कृति। अब पत्थर को अपग्रेड करने की बारी आई। इसके खोजकर्ता जो हैं फलक संस्कृति के, वो हैं एच डी सांकलिया जी। तो पत्थरों को अपग्रेड किस तरह से किया गया। पहले बिना तराशे हुए पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जो कि कभी धारदार होते थे, कभी नहीं होते थे, किसी भी खाने में होते थे, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता था। परंतु अब फलक संस्कृति में तराश कर पत्थरों को एक निश्चित रूप दिया गया। जैसे अगर हमें शिकार करना है तो उसके लिए नुकीला पत्थर उपयोगी होता है। अब हम देखते हैं पहले स्थल की ओर, हथनौरा। यह एमपीपीएससी के लिए बहुत अधिक उपयोगी है और साथ में एमपीपीएससी के विभिन्न एग्जामों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्य है। तो हम देखते हैं यह सीहोर मध्य प्रदेश का हिस्सा है वर्तमान में। साथ में नर्मदा तट के आसपास यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रहेगा दोस्तों, यह निम्न पुरापाषाणिक स्थल है जो कि सीहोर में है और नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। अब हम देखते हैं भीमबेटका के बारे में। यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। हम देखते हैं इसकी खोज जो है वो विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा की गई है, और यह भी निम्न पुरापाषाणकालिक स्थल है। यहाँ पर मानवों के गुफा में रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ साथ वहाँ पर विभिन्न कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, विभिन्न चित्र प्राप्त हुए हैं, शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम देखते हैं कि 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल कर लिया गया था। तो यह न सिर्फ इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से वरन एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो है आदमगढ़। यह भी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं, और साथ में सबसे ध्यान योग्य देने योग्य बात यह है कि यह पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, सराय नहर, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। यह भी मध्य पाषाण की युगीन है, जहाँ पर स्तंभगर्त अर्थात ऐसा एक गड्ढा जहाँ पर मानवों द्वारा स्तंभ निर्मित करके उसे आवास की योग्य बनाया गया हो, वही स्तंभगर्त कहलाता है। तो यहाँ पर से क्या प्राप्त हुआ है, स्तंभगर्त के साक्ष्य। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है। हालांकि अब बलूचिस्तान दूसरे देश का हिस्सा है, परंतु वर्तमान में बलूचिस्तान में है, जहाँ पर कृषि के
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं इसे बलूचिस्तान के रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर से गेहूँ का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट है कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो ये मेहरगढ़ को कहा जाता है। और साथ साथ पॉइंट याद रखने योग्य ये है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 11वें पॉइंट की ओर, जो है बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर में अवस्थित है, जहाँ से मानव गर्तावास प्राप्त हुए हैं, अर्थात मानव गड्ढे या फिर शैलाश्रयों को काटकर रहता था। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कुत्ते को मानव के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अर्थात अगर मोटे तौर पर ये देखा जाए तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि मानव ने तब तक पशुओं को पालतू बनाने की परंपरा हासिल कर ली थी। अब हम देखते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की ओर, जो है कोल्डी हवा। वर्तमान में इलाहाबाद यूपी के लिए यहाँ पर अवस्थित है और नवपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ पर चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हमने यहाँ पर ध्यान दिया और साथ में प्री के फैक्ट को ही जोड़कर मेंस के रूप में तराशा है। तो हम देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन पर अंडरलाइन किया गया है। यही पॉइंट्स आपके प्री के फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर अंत होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।